नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको द जीनियस स्टडी पर। दोस्तों, आपके लिए एनसीईआरटी सार संग्रह बुक का वीडियो लेकर आ रहा हूं। उसमें आज है प्राचीन इतिहास का चैप्टर, प्राचीन भारत के ऐतिहासिक स्रोत, जिसका ये पार्ट 2 है। इसका पार्ट 1 बन चुका है, उसको जरूर देखिएगा। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मत्स्य पुराण किस वंश से संबंधित है? आंध्र सातवाहन वंश। ये पार्ट 2 है, इससे पहले पार्ट 1 बन चुका है, उसको जरूर देखिएगा। तो क्वेश्चन है, मत्स्य पुराण किस वंश से संबंधित है? आंध्र सातवाहन वंश से। विष्णु पुराण किस वंश से संबंधित है? मौर्य वंश से। विष्णु पुराण किस वंश से संबंधित है? मौर्य वंश से। खरोष्ठी लिपि लिखी जाती थी दाईं से बाईं ओर। खरोष्ठी लिपि लिखी जाती थी दाईं से बाईं ओर। नारद मुनि से किस वंश के विषय में जानकारी मिलती है? गुप्त वंश। नारद मुनि से किस वंश के विषय में जानकारी मिलती है? तो गुप्त वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक पुस्तक कौन सी मानी जाती है? मनुस्मृति। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक पुस्तक कौन सी मानी जाती है? मनुस्मृति। शुंग काल का मानक ग्रंथ किसे कहा जाता है? मनुस्मृति को। शुंग काल का मानक ग्रंथ किसे कहा जाता है? मनुस्मृति को। स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी किस ग्रंथ में कहा गया है? शतपथ ब्राह्मण में। स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी किस ग्रंथ में कहा गया है? तो शतपथ ब्राह्मण में। महाभारत का प्रारंभिक उल्लेख अश्वायन गृहसूत्र में मिलता है। प्रारंभ में इसमें मात्र 8800 श्लोक थे और इसका नाम जय संहिता था। कुछ समय पश्चात यह बढ़कर 24,000 श्लोक हो गया और भारत नाम से प्रसिद्ध हुआ। अंत में 1 लाख श्लोक होने के कारण इसे सतसाहस्त्री संहिता या महाभारत कहा जाने लगा। दोस्तों, महाभारत का प्रारंभिक उल्लेख अश्वायन गृहसूत्र में मिलता है। प्रारंभ में इसमें मात्र 8800 श्लोक थे और इसका नाम जय संहिता था। कुछ समय पश्चात यह बढ़कर 24,000 श्लोक हो गया और भारत नाम से प्रसिद्ध हुआ। अंत में 1 लाख श्लोक हो जाने के कारण इसे सतसाहस्त्री संहिता या महाभारत कहा जाने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरालेख विद्या से क्या अभिप्राय है? शिलालेखों का अध्ययन। पुरालेख विद्या से क्या अभिप्राय है? तो शिलालेखों का अध्ययन। पुरावशेष का महानतम अन्वेषक किसे माना गया है? डार्विन को। पुरावशेष का महानतम अन्वेषक किसे माना गया है? डार्विन को। इब्न बतूता का यात्रा वृत्तांत किस नाम से प्रसिद्ध है? रेहला। इब्न बतूता का यात्रा वृत्तांत किस नाम से प्रसिद्ध है? तो रेहला। वेन्सांग ने किस विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म का अध्ययन किया था? नालंदा विश्वविद्यालय। वेन्सांग ने किस विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म के अध्ययन किया था? नालंदा विश्वविद्यालय में। नेक्स्ट है, प्रमुख अभिलेख और शासक। अभिलेख और शासक। हाथी गुफा अभिलेख किस शासक के काल में लिखा गया है? तो कलिंग नरेश खारवेल। हाथी गुफा अभिलेख किस शासक के काल में लिखा गया है? कलिंग नरेश खारवेल। ऐहोल अभिलेख किस शासक के शासनकाल में लिखा गया है? तो पुलकेशिन द्वितीय। ऐहोल अभिलेख किस शासक के शासनकाल में लिखा गया है? तो पुलकेशिन द्वितीय। नासिक अभिलेख किस शासक के शासनकाल में लिखा गया है? गौतमी बलश्री। नासिक अभिलेख किस शासक के शासनकाल में लिखा गया है? गौतमी बालश्री। जूनागढ़ अभिलेख किस शासक के शासनकाल में लिखा गया है? तो रुद्रदामन। जूनागढ़ अभिलेख किस शासक के शासनकाल में लिखा गया है? तो रुद्रदामन। प्रयाग स्तंभ अभिलेख किस शासक के शासनकाल में लिखा गया है? तो समुद्रगुप्त। प्रयाग स्तंभ अभिलेख किस शासक के शासनकाल में लिखा गया है? तो समुद्रगुप्त। नेक्स्ट है, मंदसौर अभिलेख किस शासक के शासनकाल में लिखा गया है? तो मालवा नरेश यशोवर्मन। मंदसौर अभिलेख किस शासक के शासनकाल में लिखा गया है? तो मालवा नरेश यशोवर्मन। ग्वालियर अभिलेख किस शासक के शासनकाल में लिखा गया है? प्रतिहार नरेश भोज। ग्वालियर अभिलेख किस शासक के शासनकाल में लिखा गया है? तो प्रतिहार नरेश भोज। देवपारा अभिलेख किस शासक के शासनकाल में लिखा गया है? तो बंगाल शासक विजयसेन। देवपारा अभिलेख किस शासक के शासनकाल में लिखा गया है? तो बंगाल शासक विजयसेन। भीतरी व जूनागढ़ अभिलेख किस शासक के शासनकाल में लिखा गया है? तो स्कंदगुप्त। भीतरी व जूनागढ़ अभिलेख किस शासक के शासनकाल में लिखा गया था? स्कंदगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध स्तंभ लेख किससे जानकारी मिलती है? शुंग काल की। बौद्ध स्तंभ लेख किससे जानकारी मिलती है? शुंग काल की। वेन्सांग ने अपनी यात्रा वृत्तांत का वर्णन किस पुस्तक में किया है? CU की। वेन्सांग ने अपनी यात्रा वृत्तांत का वर्णन किस पुस्तक में लिखी है? CU की। अरबी भाषा की पुस्तक किताब उल हिंद की रचना किसने की थी? अल बरूनी ने। अरबी भाषा की पुस्तक किताब उल हिंद की रचना किसने की थी? अल बरूनी ने।
नेक्स्ट है मोरक्को का यात्री इब्न बतूता भारत में मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था तथा तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। मोरक्को का यात्री इब्न बतूता भारत में मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था तथा तुगलक ने उसे किस पद पर नियुक्त किया था? दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। मार्को पोलो द्वारा किस राज्य की यात्रा का उल्लेख मिलता है? पांड्य राज्य की। मार्को पोलो द्वारा किस राज्य की यात्रा का उल्लेख मिलता है? पांड्य राज्य की। पतंजलि के महाभाष्य से किस वंश के इतिहास का पता चलता है? शुंग वंश का। पतंजलि के महाभाष्य से किस वंश के इतिहास का पता चलता है? शुंग वंश का। नेक्स्ट है चीनी लेखकों का वर्णन। लेखक, समय, रचनाएं एवं यात्री का विवरण। फाहियान कब आया था? 399 से 414 ईस्वी तक। फाहियान कब आया था? 399 से 414 ईस्वी तक। रचना इसकी क्या है? भारत दशा का विवरण। फाहियान का रचना क्या है? भारत दशा का विवरण। यह प्रथम चीनी यात्री था जिसने चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय भारत की यात्रा की थी। इसने गुप्त काल में वस्तु विनिमय का माध्यम कौरिया तथा चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रासाद राजमहल को देव निर्मित बताया है। फाहियान के बारे में कहा जाता है कि यह प्रथम चीनी यात्री था जिसने चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय भारत की यात्रा की थी। इसने गुप्त काल में वस्तु विनिमय का माध्यम कौरी बताया है तथा चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रासाद अर्थात राजमहल को उसने देव निर्मित बताया है। नेक्स्ट है ह्वेनसांग के बारे में कहा जाता है कि वह 629 से 645 ईस्वी तक भारत आया था। ह्वेनसांग कब से कब भारत आया था? तो 629 से लेकर 645 ईस्वी तक भारत आया था। और ह्वेनसांग की रचना क्या है? ह्वेनसांग की रचना क्या है? CUK। इसका अर्थ होता है पाश्चात्य संसार के लेख। ह्वेनसांग के बारे में कहा जाता है कि ह्वेनसांग सम्राट हर्षवर्धन के समय भारत आया था। ह्वेनसांग किसके समय में भारत आया था? तो हर्षवर्धन के समय में भारत आया था। इसने हर्ष को शिलादित्य की उपाधि से विभूषित किया था। दोस्तों क्वेश्चन पूछ लिया जाता है हर्ष को शिलादित्य की उपाधि से किसने विभूषित किया? तो ह्वेनसांग ने। इसे यात्रियों का राजकुमार, शाक्य मुनि, नीति का पंडित कहा जाता है। किसको? बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है? तो ह्वेनसांग को। शाक्य मुनि किसे कहा जाता है? तो ह्वेनसांग को। नीति का पंडित किसे कहा जाता है? तो ह्वेनसांग को कहा जाता है। इत्सिंग के बारे में कहा जाता है कि वह 673 ईस्वी से लेकर 675 ईस्वी तक भारत रहा। इत्सिंग 673 ईस्वी से लेकर 675 ईस्वी तक भारत रहा। उसकी रचना है प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षुओं की आत्मकथा है। इत्सिंग की रचना क्या है? प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षुओं का आत्मकथा है। इत्सिंग के बारे में कहा जाता है कि चीनी बौद्ध यात्री जो नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययनरत रहा। चीनी बौद्ध यात्री है जो कि नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ा, इत्सिंग भी पढ़ा। और नेक्स्ट है सती प्रथा का प्रथम लिखित साक्ष्य 510 ईस्वी के भानुगुप्त के एरन अभिलेख से प्राप्त होता है। सती प्रथा का प्रथम लिखित साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो भानुगुप्त के एरन अभिलेख से मिला है। वह कब का है? तो 510 ईस्वी का वह लेख है। दोस्तों NCERT बुक से बहुत सारे क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए दोस्तों इस वीडियो को जरूर देखें और आगे आने वाला वीडियो की भी जरूर देखें। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।